हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंट्रो खत्म हुआ, बात कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, उसके पिछले साल के पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये है सेट नंबर 3 822 MX। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम हल कर चुके थे और दूसरा क्वेश्चन जो कि 4 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे अगले को 3 प्रश्न होते हैं। इनको हल करना है और देखना है कि क्या होना है इस पूरे क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है कि यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3, 7 का समांतर माध्य x और 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और बहुत ही ज़रूरी सवाल है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है। जो अगर इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए, भाई देखिए, पहले दूसरे क्वेश्चन इतने आसान दिए ही जाते हैं कि आप उनको बड़े अच्छे से कर पाएँ और धीरे धीरे अपने जो मुश्किल हैं बढ़ाते जाते हैं। तो पेपर्स को शुरू से ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा देखने में लगता है, अच्छा नंबर मिलता है और दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहिए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट यानी दूसरे का का से। यहाँ पे इन संख्याओं को दिया गया, आप लिख लेंगे कि दी गई संख्याएं ये हैं। सब संख्याओं को लाइन से लिख लेंगे। उनका माध्य बराबर 15 है, वो लिख लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। देखिए भाई, माध्य, ठीक है, समांतर माध्य जो होता है वो होता है संख्याओं की योग। यहाँ पे मैं सीधे सीधा योग लिख रहा हूँ बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं के पदों की संख्या ऐसा कहा जाता है। तो ये पदों की संख्या ऐसा होता है। तो समांतर माध्य जो 15 है वो हमने रख दिया और यहाँ पे योग निकालने के लिए हम चीज़ों को थोड़ा जोड़ के रखते हैं। तो 27 हमने लिखा, प्लस हमने 23 लिखा, प्लस हमने x - 4 लिखा, प्लस हमने x + 4 लिखा जो कि दिया है, प्लस 15 लिख लिया, प्लस 3 लिख लिया, प्लस 7 भी लिख लिया, जितनी भी संख्या थी। का समांतर माध्य 15 है तो 15 तो समांतर माध्य रख ही चुके हैं। अब यहाँ पे कितने संख्याएं हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, बहुत बड़ी गलती कर सकते हो, अगर आपने इस एक संख्या को ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इन दोनों संख्याओं को। क्योंकि x + 4 जो था वो एक अकेली संख्या थी। अगर आपने उसको ब्रैकेट में रखकर उसे केवल एक गिनती नहीं पढ़ा तो आप गलती कर जाओगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो टोटल 7 है, बट आपने अगर इसको ब्रैकेट बना के नहीं लिखा तो आप 9 पढ़ लोगे और फिर हो जाएगी गलती। तो यहाँ पे है टोटल 7 गिनतियाँ, तो आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7, टोटल 7 लोग हो गए। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 35 का 5 हाथ से लगे 3, 5 कम 5 3, 7 कम 7 3 10, तो इतना मिल गया। बराबर यहाँ पे हम गिनतियों को योग फिल करेंगे। योग करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, इन लोगों को जोड़ने बहुत आसान दिखाई दे रहे हैं। 7 3 10 का 0 हो गया और 0 लिख दिया जाएगा 1, और यहाँ पे 2 2 4 1 5, यानी हमको यहाँ पे मिल गया 50। और इधर प्लस देखेंगे +4 -4 कट जाएंगे, x और x जोड़ करके 2x हो जाएंगे। 15 देखिए 7 3 10 10 15 हो जाएगा 25, 15 10 25 हो जाएगा, ये हो गया। और अब ये 25 और 50 और 25 को जोड़ने पड़ता है 75, 75 के उधर ले जाएंगे, कर देंगे माइनस, यानी 105 - 75 हो गया, बराबर हो गया 2x। 2x = हो जाएगा 75। देखिए 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 7 गया 3, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 15। और x की वैल्यू हमको क्या मिल चुकी है, 15। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको आंसर मिल चुका है और इसको मुझे गुड़ देने का मन कर रहा है, मैं बहुत बार गुड़ दे चुका हूँ। आपको समांतर माध्य कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया। आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं मैंने उसको बता दिया। आप इस गिनती पर इसको 2 लोग गिन करके आप यहाँ पे 9 लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप 9 लिख दोगे, ऐसी जगह पे आप गलती कर जाओगे, ठीक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से ब्रैकेट एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, महत्वपूर्ण चिन्ह होता है जो आपको बताता है कि कहाँ पे चीज़ें अलग हो रही हैं। ऐसा लिखने से आप इसे एक ही गिनती पढ़ोगे, नहीं तो आप 2 गिनतियाँ पढ़ जाओगे और उसके बाद फिर गलती होनी तो तय है। आप सोचोगे यार मैंने एकदम सही किया था, कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन आपका आंसर तो गलत हो चुका है और आपका नंबर भी कट ही गया है। तो एक आसान और सरल क्वेश्चन को जो आपको आ रहा था वो गलती ना हो,
तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। आगे वाले प्रश्न पे चलेंगे, देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक मैदान में मज़ेदार लग रहा है, देखते हैं। शायद त्रिकोणमिति की सवाल है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये सवाल लग तो बहुत लंबी सी थी, बट आंसर बहुत आसान होने वाला है, बहुत छोटी होने वाली है सवाल। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है और त्रिकोणमिति के सवाल होते हुए भी बहुत आसान है। हमको एक मीनार की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे एक ऐसे मीनार बना लेंगे। हमने इसे लिख दिया मीनार, और यहाँ पे एक हमारी कार है, तो हम एक छोटी सी कार नुमा कोई आकृति बना देते हैं, जैसे कि हमको लगे कि ये कार है, और इसको हम लिख दे रहे हैं कार। अनुमान कोण की बात की जा रही थी, यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 अंश का अनुमान कोण बन रहा है। तो अनुमान कोण बनाने के लिए आपको यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन बना के यहाँ पे 30 अंश बनाना चाहिए, उसके एकांतर कोण के बराबर ये है, जो कि अनुमान कोण बन जाएगा। और हम यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ पे लिख देंगे सी, यहाँ पे लिख देंगे डी, और हमारा जो कोण है ये तो एकांतर कोण बराबर हो ही गया। कोण बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, एकांतर कोण बराबर 30 अंश। तो ये हो गया। मीनार आपकी दी गई 75 मीटर, यहाँ पे 75 मीटर हो रही है। तो जो मीनार है उसकी लंबाई हम उसको BC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 75 मीटर की है, तो हमने ऐसा लिख लिया। और हमको कार की उसके मीनार के आधार से दूरी निकालनी है, यानी हमसे पूछा जा रहा है AB बराबर क्वेश्चन में। तो बातों को हटाते हैं। पहले बात यहाँ पे जो 30 अंश का कोण हम लिख ही चुके थे, लगाएंगे tan 30, ठीक है। tan 30 अंश बराबर लंब है BC, आधार है AB। तो tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमको 75 दिया था, आधार यानी कि कार और मीनार के बाद की जो दूरी है वो हमसे पूछ रहा था, तो ये ऐसे ही लगेगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, इस वजह से यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं। tan 30 का मान क्या होता है, वो होता है 1/√3, सॉरी वो हमने लिख लिया। BC बराबर 75 है, वो हमने लिख लिया। AB बराबर ऐसा है, लिख लिया। AB का मान तो निकालना ही है। तो AB को हमने ऊपर पहुँचाया और इसको उधर पहुंचाया, तो 75√3 ये मीटर में मिला। अब चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो कुछ नहीं बदलने वाला हूँ, बस इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे आंसर लिख दिया, बस हो गया आंसर हमारा। सो दोस्तों देखा आपने कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को, इस त्रिकोणमिति और इस सवाल को बताने के लिए चीज़ें और मुश्किल की जा सकती थी, यानी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इतना लंबा सा दिया गया है, 2 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना भी, मतलब इसका चित्र को समझना भी एक अपनी में कला होती है। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोग को बहुत देर से समझ में आता है, क्योंकि उनको मुश्किल होती है इसके चित्र को बनाने में। अब कहा जाता है अनुमान कोण, उन्नयन कोण, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अनुमान कहाँ बनाए, उन्नयन कहाँ बनाए। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि मीनार के खड़ी मीनार से कार को देख रहे हैं, कार का अनुमान कोण, यहाँ पे कार का अनुमान कोण 30 हो रहा है। तो वहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ से कार को नीचे देख रहा है, तो ऐसा कुछ आप समझिए, समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर आप ये भी एक तरीके से देखिए, हम कैसे देखते हैं कि हम जानते हैं कि मीनार की बात होगी तो ज़मीन पे होगी, और कार यहाँ ऊपर हो ही नहीं सकती, नीचे होगी। 30 अंश का कोण बना रहे, चाहे उन्नयन बनाए चाहे अनुमान कोण बनाए। अगर उन्नयन कहता है तो हम सीधे सीधे ये बना देंगे, अनुमान कहते हैं तो पहले ये बनाना होगा और बाद में इसके बराबर यहाँ पे करना होगा, बस सिंपल सी बात है। तो इतना छोटी छोटी बेसिक सी बातें होती हैं जो आपको समझ में आती हैं, तो इसके ज़रिए आप इस चित्र को बड़े आसानी से बना सकते हैं। और बात रही कि कई बार यह क्वेश्चन का जो फिगर है वो समझ में नहीं आता है, तो होता है, लोगों को होता है, कई लोगों को इसमें समझ में नहीं आता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, होता रहता है ऐसा। तो अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे का गा प्रश्न हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया गया है 2 विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, यानी 2 पासे हैं, डाइस है, लूडो की गोटी है,
उसको उछाला जाता है। एक द्विक आने की प्रायिकता क्या है, ज्ञात कीजिए। द्विक का मतलब दो से संबंधित कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 अंक प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पासे पर एक द्विक का मतलब होता है केवल 1 2, मतलब एक पासे पे 2 अंक आना, ठीक है। और दोनों पे 2 आ जाएगा तो हमको यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक द्विक आने की प्रायिकता क्या है। हमको पहले बात तो 2 पासों को उछालने पर कुल कितने अंक आ सकते हैं, कुल संभव प्राप्त अंकों की संख्या वो हमको देख लेनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसके कुल संभव परिणाम की, तो हम बात को समझेंगे। पहले पासे में 1 आ जाए तो दूसरे पासे में 1 से लेकर के 6 की कोई भी गिनती आ सकती है, तो यहाँ पर टोटल 6 परिणाम बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 6 पहले पासे में कुछ भी आता जाए, दूसरे पासे में कुछ भी आएगा, सब में 6 परिणाम बनेंगे। ऐसे में कुल गिना जाए तो 6 6 36 जो परिणाम बनते हैं, 6 6 36, कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। अब अनुकूल परिणाम की बात करें। अनुकूल का परिणाम बनाने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपकी शर्त क्या है। इसमें कह रहा है एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक द्विक आने का मतलब होता है पहला पासा और दूसरा पासा, इन दोनों में से एक पर 2 नंबर मिल जाए। द्विक का मतलब हमको समझ में आ रहा है 2 नंबर मिल जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। तो भाई पहले पे 2 मिल सकता है, या फिर दूसरे पे 2 मिल सकता है, या फिर दोनों पे 2 मिल सकता है, या फिर किसी पे नहीं मिल सकता। तो किसी पे नहीं मिलने वाला तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी। पहले पे मिल जाएगा तो एक प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। पहले पे 2 मिल गया तो दूसरे पे कुछ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो अनुकूल परिणाम होते हैं वो क्या है। मान लेते हैं पहले पासे पे 2 आ जाता है, दूसरे पासे पे क्या आना चाहिए, 1 आ जाए, 2 नहीं आना चाहिए, तो फिर 2 द्विक हो जाएंगे, ठीक है। पहले पासे पे 1 मतलब 2 आ जाए, दूसरे वाले पासे पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन 2 नहीं आए, तभी तो एक द्विक बन पाएगा। तो हमारे कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितने बन पा रहे हैं, यहाँ पे पा रहे हैं टोटल 5, ठीक है। इस पे 2 आ जाए, इस पे 2 आ जाए तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन बाकी कोई भी गिनती आ जाएगा तो काम चल जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो ये हो गया एक पासे पे जब होता है। दूसरे पासे पे अगर 2 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, और इस पे फिर भी, इस पर बात हो गई भाई, फिर 2 को छोड़ कर कुछ भी आ जाए, तो इसमें भी 5 कंडीशन बनती है। तो टोटल 5 5, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 10। पहले मैंने सोचा था कि 2 ही तो लाना है, तो सबसे जो कमज़ोर स्थिति रहेगी हमको मानने की, हम मान लेंगे कि यार 2 ही बार तो कंडीशन होती है, जब इस पे 2 आ जाएगी, इस पे 2 आ जाएगी, मान लीजिए कहीं करके ये कंडीशन और बन जाएगी जहाँ पे दोनों पे 2 आ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जीतने की क्षमता, हमारे संभावना कितनी है, पहले वाले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पासे पे कुछ भी आ जाए, बस 2 छोड़ दो भाई, तब हम जीत जाएंगे, क्योंकि एक बार दुख की आ गई ना। दूसरे वाले पासे पे 2 आ जाए तो पहले वाले पासे पे 2 छोड़ कर कुछ भी आ जाए तो हम जीत जाएंगे। तो इस पर भी दुख की आ गई ना, एक दुख की आ गई ना, तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे टोटल 5 कंडीशन पहले कंडीशन में बन रही है, 5 दूसरे में बन रही है, तो 5 5 10 अनुकूल परिणाम हो गए। अब इनकी जो प्रायिकता है वो निकालना है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यहाँ पे 5, 2 से काटा 5, 18 मिल गया, तो 5 बटे हमको 18 मिल रहा है। ये हो गई हमारी प्रायिकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले बार को लगा मुझे कि यहाँ पे केवल 2 ही अनुकूल परिणाम होने चाहिए, बट बाद में समझ में आया कि यार नहीं, यहाँ पे और भी परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। प्रायिकता बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किल बस इतने से होती है कि आप उस कंडीशन तक पहुंच पाओ जो कंडीशन ये अनुकूल परिणामों में हो सकती है। अनुकूल परिणामों में पहुंचने के लिए आपको ये समझना होगा कि जीतना है। जीतने के लिए आपको शर्त समझनी होगी। शर्त में क्या कहा गया है कि पासे को एक बार उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता क्या है। एक द्विक मतलब एक बार 2 आ जाए तब आप जीत जाओगे। अगर दोनों पासों पे 2 आ गया तो नहीं जीतोगे भाई, दोनों पासों पे 2 आ गया तब नहीं जीतोगे। पहले पासे पे 2 आ गया, पीछे वाले पासे पे 2 को छोड़कर के कुछ भी आ जाए तब आप जीत जाओगे, ठीक है। तभी तो आपको 1 2 दिखाई देगा, एक दुक्की दिखाई देगी। तो इसके लिए यहाँ पे टोटल 6 घटनाएं हो सकती हैं, एक घटना को छोड़ करके जहाँ पे 2 आता है, बाकी सब अनुकूल हैं आपके लिए, बाकी सब अनुकूल हैं, यानी कि 5 घटनाएं अनुकूल हैं। दूसरे पासे पे 2 आ जाए, पहले पासे पे 2 को छोड़ कर कुछ भी आ जाए तब पर भी अनुकूल हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 5, यहाँ पे 5, टोटल हो गई 10 घटनाएं। यही आपके अनुकूल परिणाम हैं। तो
तो इस प्रश्न के बाद हम पहुंच चुके हैं चौथे प्रश्न में। देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। सो दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप भली भांति समझना चाहें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम समीकरण पहले लिख लेते हैं px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसके दोनों मूल बराबर के बात कर रहे हैं, ठीक है, मूल क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को अगर आपको याद आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। क्या याद आता है क्या नहीं याद आता है वो हमको समझना है कि मूल जब बराबर होते हैं, ये कब बराबर होते हैं, चूँकि मूल बराबर हैं इसलिए हमको मिल जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मूल बराबर होने की कंडीशन में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमको बस यहाँ पे वैल्यूज़ उठा के रख देनी है। b की जगह पे अपना यही हो जाएगा -2√5, उसके साथ p को भी लाना है, p को नहीं छोड़ना है, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि p इंटू c यानी कि 15, यहाँ पे 15 बन गया बराबर 0 हो गया। यहाँ पे वर्क करेंगे माइनस तो हो जाएगा प्लस 2 को वर्क करेंगे 4, 5 हो जाएगा √5 हो जाएगा 5, p स्क्वायर माइनस 15 चौके, वैसे हमको यहाँ पे गुणा तो नहीं कराना चाहिए पर करा देते, 15 दूनी 15 चौके 60 p बराबर 0। यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में हमको कुछ कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, मान चुके 20p स्क्वायर हो रहा है माइनस 60p हो रहा है बराबर 0 हो रहा है, तो यहाँ से 20p को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा p माइनस 20 3 60 तो 3 बराबर 0। पहली बार जब 20p को 0 के बराबर करेंगे 20p इज इक्वल टू 0, देन हमें प्राप्त होता है कि p इज इक्वल टू 0। एक उत्तर तो हमारा ये सही हो गया है। दूसरा अगर हम यहाँ पे इसको p माइनस 3 इजकल टू 0 करते हैं तो p इजकल टू हमको मिल जाता है 3, वो कि प्लस में मिल जाता है और ये एक और आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर हमको मिल रहे हैं, अर्थात p बराबर, ठीक है, अर्थात p बराबर 3 या 0 पर 3 मतलब 3 तथा, यहाँ पे तथा लिखना चाहिए, 3 तथा 0 0 दोनों पर ही हमारे जो होते हैं मूलों का मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 2 कंडीशन बनती है। इस प्रकार से हमें p का मान मिल चुका है। सो आई थिंक कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पूरी बारीकी से बताने की कोशिश की है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में जहाँ पर हम लेकर आएंगे 3rd नंबर क्वेश्चन को, जो कि और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे इस वीडियो को।